तो क्या आरएसएस की जो थीम है इट इज अगेंस्ट सिखिज्म। राष्ट्रीय सिख संगत, जिसको आप कहते हो कि सिख विरोधी काम कर रहा है, क्या हम लोगों ने सिख विरोधी काम किया है? इसका प्रूफ चाहिए। 2004 में एक हुक्मनामा भी रिलीज हुआ था। तो ज्ञानी जोगिंदर सिंह ने कहा था कि आरएसएस के साथ आपको जुड़ना नहीं चाहिए, सिख कम्युनिटी को। गुरबाणी गायन करने वाले रागियों ने भी कहा है, अकाल तख्त ना रहा न सकोस तेरी कब्जा हो। आज द आरएसटी शो पर हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके राज्य मंत्री सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी, जो कि बीजेपी के भीतर सिख समाज की एक मजबूत आवाज़ हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सिख समाज के लिए करीब से काम किया है और सालों से सिख ऑर्गेनाइजेशंस और सामाजिक मुद्दों पर एक्टिव भी रहे हैं। आज हम बात करेंगे आरएसएस और सिख रिलेशनशिप, अकाल तख्त के हुक्मनामे से लेकर सिख आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसीज और ग्राउंड रियलिटी तक। आरएसएस सेज कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है हिंदुस्तान को, बट सिखिज्म है कि हमारी एक आइडेंटिटी अलग है, वी आर नॉट इनटू हिंदुइज्म। आरएसएस ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि सिख एक अलग पंथ है। अकाली दल सिख के साथ सरकार बनी थी बीजेपी की 2007 में, और हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल प्रकाश सिंह बादल जी से मिला था। मैंने वहाँ 40 साल जिया है, और अगर एक भी सिख विरोधी, सिख पंथ के अगेंस्ट चीज होती तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होता, छोड़ता इस चीज को। बीच में एक कॉन्स्पिरेसी भी आपके खिलाफ, राज्य सरकार तक आपके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई जिसमें लिखा गया कि आप करप्ट हो, एंड मुख्यमंत्री कार्यालय तक उसको पहुंचाया गया और उस पर फौज डॉक्यूमेंट्स भी साइन हुए गुरुद्वारा कमेटी मेंबर्स के। देखिए, लखनऊ की पॉलिटिक्स कुछ और ही कहती है वीर बाल दिवस को लेकर के। लखनऊ में पॉलिटिक्स जो है वो कहते हैं कि ये कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया, आप कहते हो आपने स्टार्ट किया। इसकी सच्चाई क्या है? इस प्रोग्राम का सबसे एथेंटिसी एक वीडियो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है। सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा हमारे सदस्य पंजाबी एकेडमी के हैं, को इस संपूर्ण कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, विश्वास करता हूँ। जो सिख वेलफेयर सोसाइटी के नाम से मेरे नाम से है, उस पर टाइम और डेट के साथ उसको कोई नहीं झुटला सकता है। हमारा क्या जो सिख पॉलिटिक्स है इतनी पोल्यूटेड हो गई है कि अब हम सेवा भाव छोड़ के कंट्रोलिंग में बनना चाहते हैं। एंड लखनऊ में इतना पॉलिटिकल डिफरेंस रहेगा राज्य सरकार में आपस में ही, तो हमारी अब बात पहुंचाएगा कौन सरकार तक? कहीं डिफरेंसेस नहीं है। अब डिफरेंसेस बाहर वाले क्रिएट कर रहे हो, उसको कौन रोक सकता है? कानपुर में तो ओपन है आपके डिफरेंसेस। इससे आज हमारे सिख स्कूल की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। कानपुर में पहले स्ट्रेंथ होती थी सिख स्कूलों में 1400 की स्ट्रेंथ थी, आज वही स्ट्रेंथ बच्चों की 700 से नीचे गिर रही हैं। टूटी दीवारें हैं, उनको खुद के उनके ट्रस्टीज़ को एआई एजुकेशन या अच्छी एजुकेशन के बारे में नहीं पता, तो वो कैसे इसको मैनेज करेंगे? क्योंकि उन बच्चों का भी भविष्य है वहाँ पर। ये बहुत चिंता का विषय है। और नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले द रजत सिंह तलवार शो आरएसटी शो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल एंड ऑल अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। आइए एपिसोड एंजॉय करते हैं। अभी रिसेंटली हमने कुछ वीडियोस अपलोड करे जिसमें लोग एक कमेंट्स ये हैं कि दे आर आस्किंग कि आरएसएस की जो थीम है या उनकी जो थिंकिंग है इट इज अगेंस्ट सिखिज्म, पंथ के विरुद्ध है। एंड 2004 में एक हुक्मनामा भी रिलीज हुआ था। ज्ञानी जोगिंदर सिंह ने उस हुक्मनामे में कहा था कि ये पंथ विरोधी इनकी सोच है आरएसएस की, और उन्होंने कहा था कि आरएसएस के साथ आपको जुड़ना नहीं चाहिए, सिख कम्युनिटी को। सो व्हाट आर योर विजन ऑन दैट? बिकॉज आप आरएसएस के साथ भी जुड़े हुए हो एंड बीजेपी में एक्टिव लीडर भी हो, सो व्हाट्स योर से इन दिस? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि 85 में रविंद्र मोहन पाठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस कुंती क्षेत्र का काम देखते थे, और उनके संपर्क में मेरा आना हुआ, और वो मुझे पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ले गए 85 में।
और जब 85 में हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गए, तो वहाँ का ये अनुभव था कि झंडा लगता था, ध्वज ध्वज लगने के बाद खेल होते थे, खेल होने के बाद कोई एक राष्ट्र के प्रति बात बताई जाती थी। तो उस समय हमारे ध्यान में था कि 99% नॉन सिख रहते थे, मैं एक आध सिख, लेकिन उस समय भी वो गुरु नानक देव जी की जो वाणियों के अच्छे शब्द थे, वो पढ़ के सुनाए जाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के जो अच्छे कहानी थी, चारों पुत्रों की कहानी थी, वो सुनाई जाती थी। तो उसके बाद से एक पहला अनुभव 84 जेनोसाइड का था। दूसरा तुरंत 2 साल, 1 डेढ़ साल बाद ऐसा था कि वहाँ गए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हमारे गुरुओं की कहानी बता रहे हैं। उनके 4 साहिबजादों की कहानी बता रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ कैसा बनाया। एक पूरी शाखा खत्म होने के बाद 5 मिनट का रहता था कि हम लोग को कोई ना कोई अच्छी बातें बताए। उसमें हफ्ते में 1-2 बार सिख समाज के गुरुओं के बारे में बताया जाता था। तो एक दूसरा अनुभव ये आया इस छोटे से बच्चे के दिल में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत अच्छी संस्था है, जो इस तरीके के काम करे। तब भी उस समय बात की और इस समय आज हमारे गुरुओं के बारे में बता रही है। और धीरे-धीरे जब मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित विद्यालय स्वस्तिक विद्या मंदिर में जाना प्रारंभ किया कार्यक्रमों के लिए, तो मैंने देखा हर शिशु मंदिर में, हर विद्या मंदिर में, हर संघ कार्यालय में या तो गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र, या गुरु तेग बहादुर जी का चित्र, या गुरु नानक देव जी का चित्र, या 4 साहिबजादों का चित्र, वो रूटीन में मिलता था। जैसे-जैसे मैं 92 में विद्यार्थी परिषद पे आया, विद्यार्थी परिषद के कार्यालयों में गया, तो वहाँ भी यही था। तो कुल मिला के जब राष्ट्रीय सेवक संघ इन सब चीज़ों का मन में रख के गुरुओं की सिखों को बचाने का काम कर रही है, गुरुओं के बारे में अच्छी धारणा रख रही है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खराब कैसे हो सकता है? ये कुछ मुट्ठी भर लोग जो नहीं चाहते हैं देश भर में हिंदू सिख एक साथ रहे, वो उनका एक प्रोपगंडा है। बट यही तो मेरा आपसे सवाल है, मैं रिपीट करता हूँ फिर से कि हमारा सबसे सुप्रीम अथॉरिटी अकाल तख्त साहब है, अकॉर्डिंग टू द सिख रिलीजन। हमें हुक्म है कि अकाल तख्त के हुक्म को मानना है। 2004 में जैसे मैंने अभी नाम लिया कि अकाल तख्त से एक हुक्मनामा पास ऑन होता है कि ये पंथ को, हमारे सिख पंथ को डिग्रेड कर रहे हैं आरएसएस वाले, इनकी सोच जो है हमारे सिख पंथ को डिग्रेड करती है, तो इनके साथ आपको नहीं जुड़ना है। 2019 में अगेन ही हुक्मनामा फिर से रिपीट होता है। भाई ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वो फिर से कहते हैं कि आरएसएस जो है सिख विरोधी है और इनके जितने भी टास्क हैं ये सिखिज्म को हिंदुइज्म में एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको जोड़ के आपको एज अ हिंदू सिख बताना चाहते हैं, लाइक यू सिख जो है हिंदुओं से निकले हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हिंदूधारी सिख हैं, जो हिंदू सिख बन गए। सो जैसे अभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आरएसएस सेज कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है हिंदुस्तान को, बट सिखिज्म है कि हमारी एक आइडेंटिटी अलग है, वी आर नॉट इनटू हिंदुइज्म। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हुक्मनामा इसलिए होने जा रहा है। तो अभी हम अकाल तख्त को फॉलो करें या फिर किसको फॉलो करें? आपकी क्या सोच कहती है यहाँ पे? देखिए, आरएसएस ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि सिख एक अलग पंथ है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आरएसएस की, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि सिख एक अलग पंथ है। जो इस तरीके की बातें हैं, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, कई गुरबाणी गायन करने वाले रागियों ने भी कहा है, अकाल तख्त ना रहा नसा उस ते भी कब्जा होया, आपने आपने ने कौम तोड़ दी दुल के, ऐसे कुछ वर्ड है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बात बताता हूँ, 2007 सात की अकाली दल के साथ सरकार बनी थी बीजेपी की 2007 में, और राष्ट्रीय सिख संगत आरएसएस का एक संगठन आज जो सिखों के बीच में काम करता था, मैं भी उसमें था और लगातार से काम कर रहा था। तो जो आप बता रहे हैं कि बैन किया था, तो वो राष्ट्रीय सिख संगत पे उन्होंने कहा था कि सिख संगत के कार्यक्रम में कोई नहीं जुड़ेगा, ये बैन है अकाल तख्त से संस्था। तो हम सब लोग, प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमंत्री बन गए थे,
हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल सरदार गुरुचरण सिंह गिल राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष थे, अविनाश जायसवाल जी, स्वामी डॉक्टर रामेश्वरानंद जी, ऐसे 5-7 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रकाश सिंह बादल जी से मिला था। और हम लोगों ने कहा था कि आप ये बताइए कि राष्ट्रीय सिख संगत, जिसको आप कहते हो कि सिख विरोधी काम कर रहा है, क्या हम लोगों ने सिख विरोधी काम किया है? इसका प्रूफ चाहिए हम लोगों को। क्योंकि एक समाज में एक धारणा है कि सिखों के खिलाफ काम कर रही है आरएसएस की नुमाइंदगी बन के। तो उनका जो आंसर था वो ये था कि कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मतलब उन्होंने डिप्लोमेटिक ये लिखा कि आप गलत हो। उन्होंने कहा आप अपना काम करो। हमने कहा क्या हम लोग गलत कर रहे हैं बताइए? बोले नहीं, आप अपना काम करो, हम लोग अपना काम करें। तो कुल मिला के इसका एक रीजन है, जो सिखों का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रिश्ता है वो बहुत अपनेपन का है। और जहां जहां सिख कभी भी किसी भी कंडीशन में रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सिखों ने भी साथ में मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इस तरीके की बातें कि वो सिखों के प्रति ये खराब कर रहे हैं और हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस पहले ही क्लियर कर चुका है कि सिख एक अलग पंथ है और उसका एक अलग है, तो उससे हम लोग ऐसी बात ही नहीं। अब कुछ लोग राजनीति के चक्कर में इस तरीके की मिसगाइडेंस फैला के एक समाज में जो चीज दूर करने का प्रयास कर रहे हैं सिखों और हिंदुओं को, वो कभी हो नहीं सकता। ये सवाल मेरा आगे था, बट अभी ये टॉपिक आ गया तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे कि हमारे यहाँ पावर को सेवा भाव माना गया है कि अगर आपके पास पावर है, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे गुरुओं की सोच रही है कि अगर आपके पास बल है, पावर है, तो वो सेवा के लिए है। तो क्या आज हमारी सिख पॉलिटिक्स इतनी डिग्रेड हो गई है या हमारा सिख पंथ इतना डिग्रेड हुआ है कि हम पावर को कंट्रोलिंग में बदलते जा रहे हैं? जैसा आपने कहा कि अकाल तख्त साहब में भी अब मतलब डाइल्यूशन हो गया है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने तो कुछ ये मेरे जैसे में कीर्तन में आपने बोला हाँ, किसी रागी का है, उन्होंने सीधे-सीधे वर्डिंग है, मैं आपको कभी भेज दूँगा, आप तो सुन लीजिएगा। उन्होंने फ़तेहगढ़ साहब में हज़ारों लोगों के सामने कहा है। तो ये तो हमारे वर्ड नहीं है, जो वहाँ से जो रागी गायन करते हैं, उनका वर्ड है। उनका नाम क्या है? नाम मैं आपको बता दूँगा, आपको बाद में किसी ब्रॉडकास्ट में बताना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने मैं आपको पूरा शब्द दे दूँगा। तो ऐसी कोई चीज़ मुझे लगता है कि आरएसएस की तरफ से नहीं है। आरएसएस के बढ़ते जो समाज सेवी कदम है और आरएसएस का जो सिखों के प्रति प्रेम है, उनको लगता है कि अगर ये भी आरएसएस के पास चले गए तो 100 साल से ज़्यादा पुरानी संस्था है जिसपे कितने सारे बैन लगे और तब भी वो आज एक हिमालय में चट्टान की तरह खड़ी है। तो कहीं न कहीं लोगों को अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए, और जैसे पन्नू है, पन्नू बोलता है खालिस्तान के लिए, जी, उसपे क्यों नहीं बैन की बात होती है? उसके लिए कुछ क्यों नहीं होता है? अगर खालिस्तान की बात होती, तो हमारे गुरु ही ऐसा आदेश करके जाते। हिंदुस्तान पहली बार वर्ड अगर आया, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में आया, गुरु नानक देव जी ने बोला। तो ये सब चीज़ें हम लोग को दूर नहीं कर सकती है ना, किसी के कहने से। तो मैं फिर वही उस पे आता हूँ वापस। तो हमारा क्या जो सिख पॉलिटिक्स है, जो हमारी जैसे किसी ने मुझसे कहा था कि राजनीति नहीं करो, राज्य नीति होनी चाहिए। तो जो हमारी सिख राज्य नीति है, अब वो क्या इतनी मतलब वर्ड नहीं मुझे पोल्यूटेड कह सकते हैं या इतनी पोल्यूटेड हो गई है कि अब हम सेवा भाव छोड़ के कंट्रोलिंग में बनना चाहते हैं। नहीं, सेवा भाव करने वाले आज भी सिखों में सबसे ज़्यादा, आप कोविड देखिए हुआ, तो सिख कोविड में कितनी सेवा हुई। सेवा के कारण ही पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। जब लोग अपने घर वालों को हाथ नहीं लगा रहे थे, उसमें सिखों की एक फौज सेवा भी कर रही थी, संस्कार भी कर रही थी और लोगों को खाना भी दे रही थी, लंगर भी दे रही थी। तो हमारा वो सेवा का रहा ही और आगे भी रहेगा। कुछ मुट्ठी भर लोग, मैंने कहा ना, कुछ मुट्ठी भर लोग, उनको ये चीज़ सहन नहीं होती है, तो वो मिसगाइडेंस फैलाते हैं। ओके। अ, अब यही चीज़ आज से मैं ले लूँ 3 साल पहले हम जाते हैं। इन्हीं मंथ्स में 3 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब विज़िट के लिए जा रहे होते हैं।
एंड उनका सिक्योरिटी कैसे मैं उसको फ्रेम करता हूँ, ओके लेट्स रिफ्रेम इट। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पे जा रहे होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी में मेजर ब्रीच होता है, और भी पंजाब में। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे थे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के भी, एंड ही सेड कि एक रात पहले तक काफ़ी चीज़ें ठीक थी। हम लोग को सब डायरेक्शन से, प्रोटोकॉल से सब हम फॉलो कर रहे थे, एंड ऐसा कुछ हमें लगा ही नहीं कि मिसहैपनिंग हो सकती है। तो कहते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे दिए गए हैं बाद में बाय द सिख गवर्नमेंट इन पंजाब। पंजाब सरकार से ऐसे इंस्ट्रक्शंस आए कि सिक्योरिटी में इतना बड़ा ब्रीच हो गया। तो वही मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि इतना बड़ा एक देश का प्रधानमंत्री जो देश का राजा है, उसको अंदर ना जाने देना, स्टेट में विजिट ना हो पाना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी शर्त है कि अपने जाके चीफ मिनिस्टर को कह देना कि आज तो मैं यहाँ से जिंदा जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम सेवा भाव से निकल के अब पॉलिटिकल कंट्रोल करने में आ गए हैं, और पूरा पंजाब रीजन अब क्या ऐसा ही होता जा रहा है। उस समय किसकी सरकार थी आपको याद है? कांग्रेस की थी, कैप्टन अमरिंदर। तो कांग्रेस ने किया क्या है जीवन में? अगर आप सबसे पहले देखें, जो मेरी याद है, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। उसी समय हजरत दल में लोग थे, हम लोग विद्यार्थी परिषद में नारा लगाते थे, स्वर्ण मंदिर को तोड़ा क्यों, हजरत दल को छोड़ा क्यों। जब उस समय हजरत दल को छोड़ा गया था तो क्या मजबूरी थी कि स्वर्ण मंदिर में सेना को घुसा घुसा के हजारों बेगुनाहों को शहीद किया गया, अकाल तख्त साहब को उड़ा दिया गया टैंकों से, तोपों से। क्या कहा, उस समय भी कांग्रेस सरकार थी। और उसके ठीक 6 महीने बाद, जैसे आपने बताया 84 का जेनोसाइड हुआ, तब किसकी सरकार थी? तब कौन लूटने वाले थे? आज जेल में कौन लोग अंदर हैं? कोई भाजपाई अंदर नहीं है, और भी किसी दल का कोई व्यक्ति अंदर नहीं है। कांग्रेस के ही लोग नेता क्यों अंदर है? क्योंकि उनकी शुरुआत से एक नीति रही है। और ये भी जो 2000 आप मोदी जी का बता रहे हैं, ये भी एक राइस योजना थी कि अगर कुछ हो जाए तो पंजाब वालों को कुछ ना होता, लेकिन देश भर में, जो पूरे देश भर में एक 84 के बाद एक अच्छा सा माहौल हिंदू सिखों के बीच में बना था, वो कहीं ना कहीं फिर अगले 100 साल के लिए खराब करने की योजना कांग्रेस की थी, जो सफल नहीं हो पाई। तो क्योंकि कांग्रेस करती ही ऐसा है, उसका सिखों के प्रति हमेशा से इसी तरीके का वो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि जो हिंदू सिख एकता है अच्छी बढ़ती है, उसको आरएसएस के नाम पे, उसको अलगाववाद के नाम पे अलग कर दो और उस पर रोटियां सेको। ये बीजेपी और आरएसएस नहीं करती। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सोल्यूशन ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमें लगता है कि एक अभियान भी चल रहा है, हम लोग भी जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, अब प्रतिष्ठित सिख समाज सेवियों के पास जा रहे हैं। कि अंदर आके एक बार जानिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, उसके वाकई में ही आइडियोलॉजी क्या है। हम लोग जो काम करते हैं, संघ के शिविर करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसका एक ही रहता है कि राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना, भारत माँ को परम वैभव तक पहुंचाना। जो सिख गुरुओं का बलिदान है, वो भी तो इस देश की धरती के लिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब आप अंदर आके इंटर करेंगे और जानेंगे भी, जैसे जहाँ हम लोग बैठे हैं बाबा नामदेव गुरुद्वारे में परिसर में, अभी संघ कार्यालय में एक कार्यक्रम हुआ है, 3 साल से गुरु तेग बहादुर साहब का चल रहा है। और कानपुर से हुआ कार्यक्रम आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर संघ कार्यालय में हो रहा है। अगर आप वोट बैंक की बात करेंगे तो 2% वोट नहीं है सिख समाज का उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो गुरुओं का बलिदान है और जो गुरुओं की सोच है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहती है। उस पर कुछ अलगाववादी लोग इस चीज को पूरा होने देना चाहते हैं, वो लोग मिसगाइडेंस फैलाकर इसको दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, सो अभी आप अकाल तख्त की बात कर रहे थे, एंड ये हमारी शायद अकाल तख्त की बात आप कर रहे थे। हाँ, हम वही कह रहे हैं, हम अभी मैं नहीं बोला, हम अभी अकाल तख्त साहब की बात कर रहे थे। तो जैसे कि पंजाब में हमें पता है, अगर कांग्रेस ने इतना जेनोसाइड किया है, आप पहले भी टोकता है लोगों को, मैंने आपके बहुत पहले भी इंटरव्यूज देखे कि जब भी वो राइट्स बोलता है, चाहे भरी सभा, आप टोक देते हो कि वो राइट्स नहीं थे, वो जेनोसाइड था। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब जेनोसाइड तो और हमें पता है कांग्रेस ने किया, हम कांग्रेस की सरकार क्यों बनने देते हैं फिर पंजाब में?
ये तो वहाँ के लोग अकाल तख्त साहब तब क्यों नहीं आता पूछने कि, या तब क्यों नहीं एक नोटिस जारी करता कि कांग्रेस को वोट मत दो, जिन्होंने हमारे साथ जेनोसाइड किया, और राहुल गांधी को फिर स्वर्ण मंदिर में भी आने देते हैं। ये तो वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। जैसे जैसे बाहर के लोगों को पता चल रहा है, आज उत्तर प्रदेश में 5 सीटें नहीं है। अभी पंजाब में चुनाव हुआ, वहाँ आपने हाल देख लिया। दिल्ली में चुनाव हुआ, वहाँ पे आपने हाल देख लिया। हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ पे आपने हाल देख लिया। जहाँ जहाँ सच्चाई पहुँच रही है, सोशल मीडिया का टाइम है। आदमी को पहले आदमी मिसगाइडेंस में रखा हुआ था, अब सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल से, चैट जीपीटी से आदमी कुछ भी सर्च कर लेता है, जो सच्चाई होती है वो सामने आ जाता है। और जब सच्चाई होती है तो कुछ समय के लिए दब तो सकती है, पर छुप नहीं सकती है। तो जैसे-जैसे सच्चाई बाहर आ रही है, लोग दूर होते जा रहे हैं, हर चीज़ से। और एक समय आएगा, और आ भी गया है। आज देखिए बहुतायत बहुत अ, अभी योगी जी के अभी 26 दिसंबर को कार्यक्रम हुआ। पूरे प्रदेश से आए और उन्होंने कितनी तारीफ़ की। तो जब हमारे अंदर, हमारे बीच में सिख समाज के या किसी भी समाज के बारे में जो धारणा बना रखी है कुछ अ, देश विरोधी लोगों ने, जब वो हमारे पास आके अंदर बैठते हैं, बात करते हैं, उनकी धारणा बदल जाती है और वो हमारे साथ हो जाते हैं। तो ऐसे 1 से 2, 2 से 10, तो 100 से 100, 1000 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। पहले कुछ थे, आज बहुत बड़ा कारवां, इससे बड़ा कारवां हर समाज का होगा। और 100 वर्ष जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चल रहे हैं, इसमें हम लोग सर्व समाज को लेकर भारत माँ को परम वैभव तक पहुँचाएँगे। जैसे कि हम कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो कुछ गलती तो हमारे सिख पंथ में रही, हमारे लीडर्स में रही, पॉलिटिकल लीडर्स में, जिन्होंने इन्फ्लुएंस के लिए ये चीज़ें करी और होने दे रहे हैं। तो कुछ गलती शायद आरएसएस से भी रही होगी? अगर है तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं कि मुझे ये जो डिफरेंसेस हैं हम उसे कम करें? मुझे नहीं लगता है कि कोई डिफरेंसेस रहा हो आरएसएस की तरफ से। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ से जुड़ा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे सन 85 से और 2025 आ गया है। मैंने वहाँ 40 साल जिया है। और अगर एक भी सिख विरोधी, सिख पंथ के अगेंस्ट चीज़ होती, तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होता जो छोड़ता इस चीज़ को। जब कोई चीज़ है नहीं गलत, तो उसको हम गलत कैसे कह सकते हैं? 40 साल में एक तो गलती मालूम, एक तो गलती दिखती होगी कि ये गलत है, ये हमारे पंथ के विरुद्ध हो रहा है, ये सिख पंथ के खिलाफ हो रहा है। तो वहाँ पे श्रद्धा है। मैंने बताया आपको पहले भी, इतने स्कूल, शिशु मंदिर, आज भी आप चले जाओ, हर जगह गुरुओं की फ़ोटो आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो अपना मानते हैं। उनके उपदेशों को उन बच्चों तक पहुँचाने का कार्य करते थे, करते हैं, करते आएँगे। अब ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि इनकी राजनीतिक से रोटियाँ सेकना बंद हो जाएँगी सिखों के नाम पे, तो मिसगाइडेंस फैलाते हैं। आप अंदर आइए, बात करिए, जानिए, तो मुझे लगता है आप स्वयं भी उसके साथ आत्मसात हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, कैसे जुड़ सकते हैं हम आरएसएस से? देखिए सिख कम्युनिटी कैसे जुड़े आरएसएस से? आरएसएस से जुड़ने के लिए आप कहीं भी रहते हो पूरे वर्ल्ड में, आपका जो सबसे पास का शाखा होगी या जहाँ पार्क होगी, तो वहाँ आप जाइए, वहाँ पे आप अपने आप, आपको लगेगा कि मैं किसी देशभक्ति के स्थान पे आ गया हूँ। तो जब देशभक्ति की बात आती है तो हमारा पूरा पंथ ही देश धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान है। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारा ही है, और हम लोग आत्मसात होके जुड़ जाते हैं। ठीक है ना? मैं ऐसे क्योंकि कोई मेंबरशिप नहीं है, हाँ, मैं ये कोई पूछ रहा था कि क्या कोई प्रोसीजर है कि नहीं है। हम ऐसे आरएसएस जॉइन कर सकते हैं, या एक कम्युनिटी को जॉइन करने का होता है कि आपको आप रजिस्ट्रेशन कराना आप पड़ता है, ऐसा तरह कुछ? की शाखा में जाइए, आप स्वयंसेवक उस दिन से हो गए। उसकी कोई भी फीस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। बस बस शाखा में जाएँ एंड शाखा जुड़ में जाएँ। जाइए, अच्छी बातें सीखिए, देश देश के लिए 1 घंटा कुछ नहीं कर सकते तो 1 घंटा दीजिए, और देश के दीजिए, संघ के लिए मत दीजिए। तो आप स्वयंसेवक बन गए, और उसके बाद अच्छे काम करते जाइए। आपको कभी नहीं लगेगा कि कुछ गलत काम हुआ है या वो करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए, ग्रेट। चलिए हम आते हैं, अब आपकी कुछ यादें जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा 40 ईयर्स से आप आरएसएस से जुड़े हुए हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हो। कोई ऐसी याद जो आपको अभी तक, मतलब जैसे मैं पूछूँ रैंडम, कोई एक ऐसी याद आरएसएस के साथ 40 साल में? 84 वाली, पहला पहला जो टेम्पो घूम रहा था। कोई मीठी याद? मीठी याद है कि हम लोग आज इतने बड़े-बड़े कार्यक्रम करते हैं, और
हजारों लाखों आदमी मैनेज हो जाता है। कैसे हम लोग वहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन के कैसे मैनेजमेंट गुरु हो गए पता ही नहीं चला। लोग कहते कैसे कर लेते हो? हमने कहा कि आप भी इतना टाइम बिताओ, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि छोटे-छोटे जो काम हम लोग अधिवेशन में करते थे, ये करते थे, वो बाद में जाके लगा कि ये छोटे-छोटे कामों से इतना बड़ा काम हो गया। तो वही सब चीज़ें हैं, ये मीठी यादें हैं। और पहला कार्यक्रम 2016 में पूरे भारत में अगर किसी ने कराया था, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर कार्यालय में कराया था। उसके बाद से परंपरा चालू हो गई, संघ कार्यालयों में कार्यक्रमों की। कुछ बताओ इसके बारे में आप। सन 2016 में हमारे प्रांत प्रचारक अनिल जी थे, जो इसमें क्षेत्र प्रचारक हैं। और उस समय गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व आने वाला था। उस पे मैंने कहा था उनसे, मैंने कहा कि आप जो है माननीय अनिल जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ गुरुद्वारे चलिए। तो बोले हम तो गुरुद्वारे जाते ही रहते हैं, आप यहाँ बुलाइए और यहीं पे लंगर करिए, और हम लोग गुरुवाणी गायन सब स्वयंसेवक साथ में बैठ के सुनेंगे। तो पहली बार 2016 में कानपुर कारवालो नगर में कार्यक्रम हुआ गुरु नानक देव जी के नाम पे। 550वें प्रकाश पर्व पर रागी आए, उन्होंने कीर्तन गायन किया, लोगों ने सुना और जाना। तो और उससे बॉन्डिंग बनी, और आज देखिए आज पूरे देश भर के संघ कार्यालयों में कार्यक्रम हो रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक आप अंदर नहीं आओगे तो जान ही नहीं पाओगे कि संघ क्या है। रिसेंटली अभी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पे भी हुआ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पे। तो उनकी स्पीच में सुन रहा था उस समय, उन्होंने ही बोला कि जब 550 साल हुए गुरु नानक देव जी के गुरुपूरब को, तो पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पे सिखों का कार्यक्रम कानपुर से ही यात्रा गई गुरुद्वारा बाबा नामदेव से। आप भी उसमें थे लीडिंग में, सब लेके गए मुख्यमंत्री आवास पे। तो मेरे जैसे लोगों को ना, ये है कि ये जो कार्यक्रम होते हैं, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि उनके अंदर सिख गुरुओं के लिए बहुत भावना है, प्रेम है, सद्भाव है और नमन है। बट जो कट्टर विरोधी सिख हैं, कट्टर सिख हैं, जो खालिस्तानी सोच रखते हैं या फिर नहीं भी रखते, जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि ये जितने भी शासकीय कार्यक्रम करते हैं, ये वोट पाने के लिए करते हैं। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए, वोट पाने के लिए करते हैं, इससे पहले क्यों नहीं होते? लोग तो उससे पहले भी वोट करते थे। 2017 से पहले भी लोग वोट करते थे। तो मुख्यमंत्री आवास पर तब रोजा इफ्तार ही क्यों होता था? गुरुओं की याद क्यों नहीं होती थी? क्योंकि सिखों को किसी भी पार्टी को सिखों से मतलब नहीं था। एक उन्होंने एक बस रखा था, सिंबल है ये, हाँ एक सिख है तो एक सिंबल है। लेकिन जो अभिमान भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जब सरकार बनी केंद्र में मोदी जी ने, और 2017 में जब बनी तो योगी जी जो दिया है, मुझे लगता है आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। और इसका प्रूफ है, आप तो उठा के देखिए, जब मोदी जी की सरकार बनी तो हम लोगों ने, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, 550वां गुरु नानक देव जी का हो, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व जो लाल किले पे पहली बार मना, लाल किले में जहाँ 15 अगस्त के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होता है, 400वें साल पे भी हुआ, अभी 350वें शहीदी पे भी हुआ। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहते हो आप? जब मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो कहते हैं, जब तक बाबा जी की सवारी मैं सर पे लेके नहीं, मैं ही लेके जाऊंगा सर पे। उनकी जो श्रद्धा है, उनका जो नॉलेज है, मुझे लगता है कि हमारे आपके पास एज ए सिख इतना नॉलेज नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सिख पंथ और सिख इतिहास के बारे में है। हम लोग जब कभी उनके साथ बैठते हैं तो हम लोग को लगता है कि अभी बहुत अध्ययन की जरूरत है, माननीय महाराज जी बहुत अध्ययन कर चुके हैं। तो इतना जो श्रद्धा है वो कहाँ ले जाओगे आप, कैसे छुपाओगे आप? वोट बैंक की तो बात ही नहीं है। वोट बैंक हमारा 2% है। एक विधानसभा है, मान लीजिए कानपुर की एक विधानसभा है, उसपे 1200 वोट है 4.5 लाख में। वो वोट दे या ना दे, इसका क्या मतलब है? वोट बैंक का क्या मतलब होता है? ये जो हमारे गुरु पूरे वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए, भारत हिंदुस्तान के लिए कर गए, उसका जो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, इसके लिए काम चल रहा है। वोट बैंक तो अलग चीज हो गई। तो फिर क्यों कर रहे हैं? क्यों? मैंने बताया ना, जी शिक्षाएं जन जन तक पहुंचे। 17 में जब 18 में इससे इनको क्या मिलेगा?
उनको संतुष्टि मिलेगी कि मेरे पिताजी ने अगर कुछ किया है, अगर मैं अपने पिताजी के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे संतुष्टि मिलेगी ना, उनके अच्छे विचारों को मुझे अगर समाज में ले जाने का वो करेगा, तो मुझे सैटिस्फैक्शन मिलेगा। तब 18 में कार्यक्रम हुआ, तो चुनाव 22 में था। 19 में कार्यक्रम हुआ, तो मान लीजिए 19 में केंद्र का चुनाव था, फिर 20 में कार्यक्रम हुआ, फिर 22 में। तो चुनाव की तो बात ही नहीं है। या तो ये हो कि 22 में चुनाव है और 22 में प्रोग्राम हो रहा है, 24 में प्रोग्राम चुनाव हो रहा है, 24 में प्रोग्राम हो रहा है, तब तो लगे कि वोट बैंक के लिए हो रहा है। लेकिन एक परमानेंट परंपरा बन गई है। आदमी के कि दशहरे के समय अगर चुनाव पड़ गया, मुझे दशहरा मिला इसलिए लगा है कि वो उस चुनाव का समय है, इसलिए वहाँ के भाजपा के लोग आगे स्पीच देंगे तो वोट मिल जाएगा। लेकिन दशहरा तो चलता चला आ रहा है ना। जी। तो ऐसे ही ये कार्यक्रम है, जब पता ही नहीं था किसी को, अब जब चल गए हैं तो ये चलता चला आ रहा है, इसमें वोट बैंक कहाँ से आ गया? तो यहीं पे अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जो जोड़ा यात्रा अभी निकली, जी। माननीय यूनियन यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के परिवार काफ़ी सालों से उसकी सेवा करते आ रहे हैं। ठीक है। सबको पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जोड़े कहीं न कहीं पटना शहर से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनका पटना प्लेस प्लेस ऑफ बर्थ है। जी। तो उन्होंने चाहते तो पहले भी दे सकते थे, पटना साहब में पहले भी वो सेवा वहाँ उनको दे सकते थे। बिहार इलेक्शंस के जस्ट 1 महीने के अंदर या कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये यात्रा ऑर्गेनाइज़ करी एंड जोड़ों को वहाँ पे एज़ अ दे दिया कि आप इसकी देखभाल करो। हमने अभी तक हमारे परिवार ने करी, अब इसको हम आपको सौंप रहे हैं। तो अगर वोट बैंक के लिए नहीं कर रहे तो पहले भी दे सकते थे। बिहार इलेक्शंस के पहले ही बिहार क्यों दिया में इन्होंने? ना सिर्फ वो और इलेक्शंस पे ही प्रोटोकॉल आया ऊपर से कि दिल्ली से लेकर पूरी यात्रा हर कार्यालय में आए। ठीक है, मेरा मानना है कि हम सेवा भाव से कर रहे हैं। बट फिर इलेक्शंस के 1 साल पहले कर देते। इलेक्शंस के टाइम पे ही क्यों दिया गया? आपको बताया, ये 2014 से लगातार एक श्रृंखला बन गई है। चुनाव की बात छोड़ दीजिए, आप 14 के बाद से आप उठा के देखिए ना, जब अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा था, तो उस समय कौन-सा था? ना लाते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, लेकिन पूरी श्रद्धा और आदर से आए ना। बड़े-बड़े केंद्रीय मंत्री उनको अपने सर पे ताज सजा के गुरुद्वारों पे स्थापित किया ना, तब कौन-सा चुनाव था? अभी जब 84 में जब 84 राइट्स वाले मामले में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जेल गए, तब कौन-सा चुनाव था? जब गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां अ, प्रकाश पर्व आया, तब कौन-सा चुनाव था? तो चुनाव की बात नहीं है। एक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनके मन में सिख पंथ के प्रति जो भाव है, 2% वोट है। पगड़ी देखिए हर आदमी संघ कार्यालय में पहन रहा है, भाजपा कार्यालय में पहन रहा है। वीर बाल दिवस पर मुझे भी लगता नहीं पूरे देश भर के किसी भी नेता ने पग पग ना पहनी हो, लेकिन आप टोपी पहना के दिखा दीजिए, मैं जानता हूँ कि 19% वोट है। अगर आप जोड़ेंगे तो 14% लेके 19% तक वोट है टोपी वालों का। तो टोपी क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। इज्जत सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जो गुरुओं ने किया है वो देश के लिए किया, उसकी श्रद्धा के लिए वो पगड़ी पहनते हैं। और ये चुनाव तो बहुत छोटी चीज हो गई। चुनाव आएगा, अभी 22 अभी आएगा, 27 में, फिर 29 में आएगा, चुनाव तो होते ही रहेंगे। लेकिन एक कार्यक्रम चुनाव के समय अगर हो रहे हो, तो लगे कि हाँ, ये एक कार्यक्रम चुनाव के समय हो रहा। ये तो 14 से लेके अभी आज 25 खत्म होने वाली है, अभी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। मोदी जी अभी गुजरात वहाँ गए, पटना साहिब गए थे, अभी 350वें शहीदी पे अभी हरियाणा गए थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गए थे। हर भारतीय जनता पार्टी का नेता अभी वीर बाल दिवस के अवसर पर कहीं ना कहीं गया है। पूरे देश में ड्यूटियां लगी हैं सबकी। तो अभी कौन सा चुनाव है? तो चुनाव वाली बात ही नहीं है। जोड़ा साहब यात्रा आपने पूछा, वो पुरी साहब के फैमिली के पास था, तो उन्होंने मोदी से कहा कि मैं इनको हवाई जहाज से लेके जाऊँ। उन्होंने बोले आप जब हवाई जहाज से इसको ले जाओगे, तो बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग जो जीवन में इसके दर्शन पटना साहिब करके नहीं जा पाएंगे, तो आप एक रूट बना लो, रूट से जो दर्शन करते हुए स्थापित हो जाएंगे वहाँ पे। तो जो वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, वही बाबा जी की जोड़ साहब के दर्शन कर लेंगे। तो इसलिए यात्रा निकली है। चुनाव और ये सब तो मैंने बताया विरोधियों का एक काम है। जब उसको अच्छा काम होता दिखता है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो अपनी एक बात निकाल के कह देंगे, हाँ, ये लोग ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ओके, फाइन। मुझे ये पॉइंट तो बहुत सही लगा जो आपने जिस डायरेक्शन में बताया अभी कि बहुत से लोग फ्लाइट से नहीं अफोर्ड कर सकते। कितने लोग हैं पटना साहब नहीं जा पाएँगे, एक्सेप्टेड दैट। बट कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं
पावर ऑफ थिंकिंग इनकी ज़बरदस्त है। नो डाउट। पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में मोदी जी कहीं भी जाते हैं, इंग्लैंड जाए और अमेरिका जाए, हर जगह सिख समाज के लोग देखिए वहाँ पे मिलते हैं। मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, ग्लोबल सिख विजन, लंदन की है। तो वहाँ पे लोग मानते हैं कि जो इंडिया का रिस्पेक्ट इस समय अदर कंट्रीज में है, वो आज तक कभी नहीं रहा। वहाँ तो चुनाव नहीं होने वाले हैं, लेकिन मोदी जी के कारण कह रहे हैं कि हम लोग का, इंडियंस का और सिखों का पूरा वजूद पूरे वर्ल्ड में बहुत बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। उनको क्या लेना देना है इंडियन की पॉलिटिक्स से? वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कभी कीजिए इंटरव्यू, कभी करिए ब्रॉडकास्ट, तो आपको लगेगा कि भारत का मान बहुत बड़ा है और वो मोदी जी के कारण बढ़ा है। मोदी जी ने जैसे 26 दिसंबर को एज अ वीर बाल दिवस डे डिक्लेयर घोषित किया, तो वीर बाल दिवस पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि इस नाम से भी अकाल तख्त ने इस पे एक एक्शन मतलब जारी किया था कि इसको साहिबजादा शहीदी दिवस घोषित करिए। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे हमारी कंट्रोलिंग बॉडी अकाल तख्त साहब है एंड हमारे रिलीजन से कोई भी अगर रिलेटेड इशू है या कोई भी एक्शंस हैं, उनकी गाइडेंस के थ्रू होना चाहिए। बट यहाँ पे बीजेपी कंट्रोलिंग पावर में थी और उन्होंने वीर बाल दिवस डिक्लेयर किया, लेकिन अकाल तख्त साहब इसे अपोज करता है। वो कहते हैं इसको साहिबजादा शहीदी दिवस घोषित करिए। तो जो भी एक्शंस होते हैं या कोई भी चीज़ें प्लान करी जाती हैं, तो वो कैसे फ्लो रहता है सरकार में? लाइक आई लाइक टू कंप्लीट इट कि मान ली कोई भी डिसीजन हो रहा है सिख कम्युनिटी से रिलेटेड, तो क्या सिख ऑर्गेनाइजेशन बॉडी को अकाल तख्त जबकि सबसे सुप्रीम है हमारी कल्चर के हिसाब से, तो उसको क्यों नहीं कंसिडर करते ये? देखिए ऐसा है कि वीर बाल दिवस की आवाज़ आपको पता है कि कानपुर से उठी, और उठाने वाले सिख समाज के ही लोग हैं, हम जैसे लोग हैं। सिख वेलफेयर सोसाइटी ने उठाई, 2018 में उठाई। और पहली बार जब 2018 में उठाई समाज को, तो कानपुर शहर के लगभग 50 से 60 स्कूलों के 40 से 50 हज़ार बच्चों ने सड़कों पर खड़े होकर इन पुत्र के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुँहे तो क्या हुए जीवित कई हजार, एक पिता एकस के अंबारिक, साडा मान साडा अभिमान चार साहिबजादे, ऐसे स्लोगनों के साथ किया। क्योंकि तब कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको लगा कि ये, उनको लग रहा था कि ये ऐसे ही चीज चल रही है। लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड ने इसको स्वीकार किया। पहली हमारी जो यात्रा थी उसको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीडियो संदेश के द्वारा चालू कराया था। वो आज भी वीडियो हम लोग के पास है। उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 सिख वेलफेयर सोसाइटी वीर बाल दिवस के नाम से ही कार्यक्रम करे। 22 में जब ये आवाज पूरे विश्व की आवाज बन गई, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसको वीर बाल दिवस घोषित किया। और दूसरी बात आपका जवाब, हम लोग क्या है कि जो हमारे गुरुओं की शिक्षाएं हैं, हम लोग उसको गुरुद्वारे के बाहर आने देना नहीं चाहते हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले देवे गुसैया, कोई अल्लाह है। तो हम लोग क्या है कि गुरुओं का उपदेश है, हम लोग को वो समय आ गया है कि वो बाहर तक जाए, गुरुद्वारे के बाहर नहीं निकल के जाए। जैसे मैं आपको छोटा सा चीज बताता हूँ। एक गुरुद्वारा है हिमाचल टॉकीज वाली गली में, वहाँ पे रविदास पंथी भाइयों की जूते की दुकानें हैं 20। पहले कोई भी उन गुरुद्वारों में जाता था तो वो लोग करते क्या थे, उनकी दुकानों पे स्कूटर बाहर खड़े होते थे, तो लोग कील लगा के पंचर कर देते थे। कई बार विवाद भी हुआ वहाँ पे। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अगर हम लोग जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकते हैं, तो गुरुओं की वाणी के अलावा कई सारे भट्ट हैं, कई सारे, उनको भी हम लोग माथा टेकते हैं। कबीर जी हों, रविदास जी हों। तो रविदास जी की वाणी का जो श्लोक थे उन्होंने निकाल के उनको पोस्टर में प्रिंट करा के उन 25 दुकानदारों को दिया। उन्होंने कहा ये क्या, उनको बताया कि हम लोग माथा टेकते हैं तो उसमें रविदास जी की वाणी है, उसको भी माथा टेकते हैं। तो उनका माइंड एकदम चेंज हो गया कि अरे ये तो अपना ही है, तरफ सांझी गुरबाणी है। तो उसके बाद से वो लोग अब लंगर कर देने लगते हैं कभी कभी, उनको मालूम चल गया नहीं है तो अपना ही है। तो वही चीज वीर बाल दिवस के बारे में है। अगर हम लोग साहिबजादा दिवस या कुछ भी नाम रखते हैं,
तो हम अपनी कम्युनिटी के बच्चों के अलावा दूसरों को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे वीर मैंने बताया ना, गुरबाणी है। गुरबाणी जो गायन होता है गुरबाणी का गुरुद्वारे में, तो मुझे लगता है अब ये गुरबाणी गुरुओं की गुरुद्वारे के बाहर भी जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको रविदास जी वाला एक उदाहरण बताया कि कैसे उनको पता लगा कि गुरु रविदास जी की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब जी में है, तो वो लोग अब उसका उस हर गुरुद्वारे का आदर सम्मान अलग नज़र से करते हैं कि हमारे गुरुओं की भी वाणी इसमें है। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर जो गुरुओं की जितनी भी वाणी है, अगर हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो मुझे लगता है कि आम जन जुड़ेगा उससे। उसका एक सिख पंथ के प्रति ब्रॉड माइंड जुड़ेगा। वीर बाल दिवस की आप बात कर रहे हो। अब अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को दिल्ली में प्रोग्राम किया। उसमें एक सिख बच्चा था, आपने देखा हो, जो मिलिट्री की मदद करता था, और वो उसने कहा कि मुझे भी मिलिट्री वाला बनना है। उसके अलावा कई स्टेटों के बच्चे भी थे जो नॉन सिख थे। अब वो वीर बाल दिवस से कितना इंस्पायर होंगे। मतलब हमारे गुरुओं के छोटे साहिबजादों की जो गाथा है, वो अदर कम्युनिटी जब उसको अडॉप्ट कर लेगी, तब तभी तो आपकी जीत है कि अब जन जन तक पहुंचेगा। आप उसको एक जगह तक सीमित क्यों रखना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ। एक अरुणाचल की बिटिया थी, बहुत अच्छा गाना गा रही थी, मेड इन इंडिया वाला। उसने भी जाके जब पढ़ा होगा बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह के बारे में, तो उसको कैसा अच्छा लगा होगा। वो जुड़ गया, वो सिक्की से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसा आप बता रहे हो कि सिक्के से कनेक्ट हो जाएगा, वीर बाल दिवस के बारे में आपने बताया कि ये जो मुहिम है, मेरा भी ये मानना है कि हमारी कम्युनिटी तो जानती है। जैसे मैंने भी पहले कंटेंट रिकॉर्ड किया है एंड हज़ारों में व्यूज़ आते थे। आज उसी कंटेंट पे लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना छेड़ें, तो वो ट्रेंड बनेगा नहीं, बिकॉज़ एक नेशनल फिगर अगर कोई मुहिम छेड़ता है, तो वो ट्रेंड में आ जाती है। हर जगह फॉलो हो रहा है। ठीक है, हो सकता है वोट बैंक के लिए हो, किसी चीज़ के लिए भी हो, लोगों का अपना-अपना ओपिनियन है। मेरा ये मानना है मैं उसमें अच्छा ही ढूँढूँ, कि मैंने ये देखा कि जब मैंने 1 साल पहले वही वीडियो डाली, उस पे कुछ हज़ारों में व्यूज़ आए। आज जब उसी टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना रहे हैं, बिकॉज़ वो ट्रेंड में आ गए, क्योंकि हर कार्यालय में सेलिब्रेट हो रहा है, हर जगह उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इसको बताना चाहिए बच्चों को। तो आज वो सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया। तो उससे आज लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो आई सी द पॉजिटिविटी। देखिए, इससे पहले आपने पूछा था, जो 18 में उन्होंने चालू किया था, स्टार्ट किया था, तो उस समय 40 से 45 हज़ार बच्चे थे। अब 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे रहते हैं, और उसकी सबसे खास बात ये है कि अगर आपको जो कुछ अलगाववादी लोग हिंदू और सिखों को अलग करने का प्रयास करते हैं, तो जो हमारी वीर बाल दिवस की टीम है, उसमें 90% लोग नॉन सिख हैं, और उनके प्रति जो श्रद्धा है गुरुओं के प्रति, वो अद्भुत है। एक विवेक जी हैं, रमाकांत जी हैं, ये लोग साइकिल से काम करते हैं जाके विद्यालयों में, कि इस बार अगर 100 विद्यालय हो गए, तो हमें अगली बार 140 विद्यालय कर दें। साइकिल से गुरुओं की फोटो ले जाते हैं, इतिहास ले जाते हैं, बताते हैं, फिर जोड़ते हैं। पहले नवस्था में जब काम चालू हुआ, तो उस समय 20 विद्यालय थे। इस बार 122 विद्यालय नवस्था से लेके हमीरपुर तक के थे। तो जो इनका सनातनियों का जो एक लगाव है, वही बिहारी मिश्रा जी हो, जिन्होंने एक कार्यक्रम प्रारंभ कराया, अंगद सिंह जी हो, विवेक जी हो, रमाकांत जी हो, ऐसे सैकड़ों नाम है, और नॉनसिक अमित अग्रवाल जी हो, से बहुत सारे नाम हैं। और जब बच्चे सड़कों पे खड़े होते हैं, तो उसमें सिख समाज का, अगर 2.5 लाख बच्चा खड़ा होता है, तो उसपे सिख समाज के सिर्फ 300 से 400 बच्चे रहते हैं, बाकी सब नॉन सिख बच्चे रहते बस हैं। सना 300-400, बस तो मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख बच्चा नॉन सिख है। नॉन सिख है। तो ये बहुत बड़ी मिसाल हिंदू सिख एकता की भी है। कानपुर से उठी आवाज़, जो कुछ अलगाववादी लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं खालिस्तान के नाम पे, अलग नाम से, वो कभी टूट नहीं सकता है, क्योंकि ये नाखून और मांस का रिश्ता है। बट मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप अभी वीर बाल दिवस के बारे में बात कर रहे थे कि ये मुहिम कानपुर से स्टार्ट हुई। लखनऊ की पॉलिटिक्स कुछ और ही कहती है वीर बाल दिवस को लेकर के। लखनऊ में पॉलिटिक्स जो है वो कहते हैं कि ये कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया। आप कहते हो आपने स्टार्ट किया। इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, इस प्रोग्राम का सबसे एथेंटिसी एक वीडियो
माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है, जो सिख वेलफेयर सोसाइटी के नाम से है, मेरे नाम से है, उस पर टाइम और डेट के साथ है, उसको कोई नहीं झुठला सकता है। वो वीडियो ऑफिशियल वीडियो है मुख्यमंत्री कार्यालय का, उसको कोई झुठला नहीं सकता है। और दुनिया कोई कुछ कह रही है तो कहने दीजिए, सच छुप नहीं सकता है। तो कार्यक्रम बड़ा होने के बाद ही क्यों कैप्चर किया जा रहा है इसको? अब लोगों की सोच है, जो कुछ नहीं कर पाता है वो कहीं से माल बनवाता है, उस पर मेड इन इंडिया लिखवा देता है। तो ऐसे ही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का वायरल किया हुआ वीडियो आज भी हमारे पास ऑथेंटिक है, जो उन्होंने उस समय यहाँ पे जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत हुआ कर सकते थे, उनके माध्यम से रिकॉर्ड करा के इस यात्रा का आरंभ कराया था, वीर बाल दिवस 26 जनवरी 18। तो वो रिकॉर्ड में है। अब जो कोई कुछ कह रहा है, कहने दीजिए, इससे क्या किया। कभी पंजाब केसरी ने पंजाब में छापा है मेरे नाम से कि इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो अब जो सच्चाई है वो निकल के बाहर आ रहे हैं ना, किसी के कहने से क्या होता है। कोई कुछ कहेगा, उसका प्रमाण उसके पास होगा। हमारे पास तो फोटो कटिंग से लेके और अखबारों की कटिंग तक सब है कि हम लोगों ने 18 से प्रारंभ किया है। उसका जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान, सबकी कटिंग है। हमने कहा वीर बाल दिवस घोषित हो, तो उसको कौन छुपा सकता है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? हम वैसे ही कम्युनिटी में गिने चुने हैं, कम है, 2% की हमारी वोट बैंक है, तो इतने डिफरेंसेस क्यों हैं हमारे में? एंड लखनऊ में मतलब अगर इतना पॉलिटिकल डिफरेंस रहेगा राज्य सरकार में आपस में ही, तो हमारी अब बात पहुंचाएगा कौन सरकार तक? ये तो डिफरेंस करने वाले जाने। हम लोग काम करते हैं, काम करते रहेंगे। जिसको डिफरेंस करना है करता रहे, उसका काम है डिफरेंस करना। हमारा काम है काम करना। जो काम पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है, उसको जन जन तक पहुंचाना। और जो एक गलत फहमी क्रिएट हो रही है आरएसएस के बारे में और बीजेपी के बारे में और केंद्र सरकार के बारे में, उसको जो काम की है उसके माध्यम से दूर करना है। अब जिसका जो काम है वो करेगा, जिसको पॉजिटिव काम करना है पॉजिटिव करेगा, जिसको नेगेटिव करना है वो नेगेटिव करेगा। रोका नहीं जा सकता है किसी को। ओके। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा पर्सनल है। अ, बीच में एक कॉन्स्पिरेसी भी हुई आपके खिलाफ, जिसमें आपके खिलाफ ना सरकार तक, मतलब राज्य सरकार तक आपके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई, जिसमें लिखा गया कि आप करप्ट हो या ऐसे-ऐसे और भी पॉइंट्स थे, एंड मुख्यमंत्री कार्यालय तक उसको पहुँचाया गया। और उसपे फ़ॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स भी साइन हुए हैं गुरुद्वारा कमेटी मेंबर्स के। उस पे आप क्या बोलोगे? मैंने अभी आपसे इससे पहले वाले में एक आंसर किया, जो जिसका काम है वो करेगा। नेगेटिव काम वाला नेगेटिव ही करेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव करेगा। अगर कोई पूछता है कि उनका आपको क्या करना है सामने वाले का, तो मैं कहा मैं उनको जानता ही नहीं हूँ कौन है। मुझे अपना क्या करना है, मुझे अपने को कैसे आगे प्रूव करना है, मैं इसकी तैयारी करता हूँ। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जो सच्चाई होगी वही निकल के सामने आएगी ना। राम मंदिर बना, पहली एफआईआर निहंग सिखों की हुई, तो वही निकल के सामने आई ना। और उसके कोई कुछ भी कह देता कि मैंने किया था, मैंने किया था। लेकिन जो दर्द थे अभिलेख, उसमें सिखों का नाम आया, निहंग सिखों का, जो ताला तोड़ के पहली बार घुस गए थे। तो जो सच्चाई थी वो आज इतने 100 सालों 500 सालों के बाद निकल के आई कि नहीं आई। तो जो सच्चाई है वो अपने आप निकल आती है, इस पे चाहे कोई कुछ भी करे। तो आपके लिए 500 साल बाद आएगी सच्चाई? नहीं, सच्चाई आना चालू हो गई। अभी पंजाब किसी ने छापा है, पंजाब में पूरा आर्टिकल छापा है, तो उस पे तो कभी आप लोग बैठ के कभी इन इश्यूज़ को या जो डिफरेंसेस है इसको सॉल्व करने की कोशिश करी आप लोगों ने? मेरा किसी से इशू नहीं है ना, जिसका इशू हो उनसे सॉल्व करें। मेरा किसी से है ही नहीं इशू। बट किसी ना किसी को तो एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी ना? नहीं, लेकिन मेरा अगर किसी से इशू हो तो सॉल्व करेगा ना। मेरा किसी से इशू ही नहीं है तो मैं सॉल्व क्यों करूँगा। बिकॉज़ मुझे लगता है कि कुछ ही गिने-चुने कुछ फ्यू सिक लीडर्स हैं, एंड वो स्टेट गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनमें आपस में ही इतने डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, हर बंदे को एक अपना एक स्वार्थ है, अपना अच्छाई चाहिए, बट अगर ये डिफरेंसेस होंगे, हम ऑलरेडी कम है, हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारा वोट बैंक कम है, माइनॉरिटी में ऑलरेडी हम माइनॉरिटी बोले जाते हैं। तो अगर ये डिफरेंसेस होंगे तो हमारी बात सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाएगा कौन? कहीं डिफरेंसेस नहीं है हो सकता। और हम लोग जब मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं, कार्यक्रमों के साथ रहते हैं। अब डिफरेंसेस बाहर वाले क्रिएट कर रहे हैं तो उसको कौन रोक सकता है। कानपुर में तो ओपन है आपके डिफरेंसेस। किससे? 2 छापड़ा हैं कानपुर में, नहीं, मेरा किसी से जिनके डिफरेंसेस नहीं, हैं। मेरा किसी से डिफरेंस मेरा मेरे से हो सकता है, मेरा किसी से नहीं है।
आपका नहीं है डिफरेंस। ओके, ठीक है, मैंने मान लिया। बिकॉज़ काफ़ी बार सुनने में आता है कि कभी जब कोई कार्यक्रम होता है सिखों का, तो कभी कोई बाहर से स्टेट मिनिस्टर आ रहा होता है या कोई डेलीगेट आ रहा होता है। कभी जैसे मान लीजिए सिख लीडर आ रहा है नेशनल लेवल का, तो 2 प्रोग्राम हो जाते हैं, बँटवारे हो जाते हैं पहले ही उसमें। एंड प्रोग्राम हाईजैक करने की कोशिश होती है, खराब करने की कोशिश करते हैं लोग। ऐसा क्यों होता है? हम लोग के द्वारा कभी नहीं हुआ। पेपर में रिलीज़ होता है। हम लोग के द्वारा कभी नहीं हुआ ये, आज तक कभी एक भी कटिंग नहीं। लोगों ने किया होगा, हम लोग के द्वारा कभी नहीं हुआ। तो उस पे आप कुछ खुल के बात करो कि अगर हम लोग साथ अगर हम लोग सब कार्यक्रम साथ करते हैं। अभी चरण सुहावा यात्रा भी साथ में मिलके किया। सब लोग गए, जो तय हुआ पार्टी ने तय कर दिया वही कार्यक्रम हुआ। तो ये लोगों की मैंने प्रॉब्लम है, हम लोग की प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सब मिलके साथ में करते हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि वीर बाल दिवस में जैसे पहले साल आपने जब स्टार्ट किया, तो 50 से भी ज़्यादा स्कूल थे, कुछ हज़ारों में बच्चे थे। आज आप रिसेंटली आपने जो लास्ट कार्य उसमें 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे श्रृंखला लेके खड़े हुए थे। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि जो हमारे जो कानपुर के सिख स्कूल हैं या फिर नॉट ओनली कानपुर के सिख स्कूल, मतलब ऑल ओवर का नेशन भी ले लें, आज हमारे सिख स्कूल की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। एंड हम दूसरे स्कूल्स में ज़्यादा मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं या दूसरे एफिलिएटेड बोर्ड्स में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो हमारे जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो सिख सिख स सिखों को रिप्रेजेंट करते हो स्टेट गवर्नमेंट में, व्हाट इज़ योर से ऑन दिस? कि उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑल ओवर स्टेट आप रिप्रेजेंट करते हो उसको। तो इस पे आपने कभी सोचा कि कुछ एजुकेशन रिफॉर्म्स हमें लाने चाहिए, स्कूल में स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए, सिख स्कूल्स में? क्योंकि स्ट्रेंथ गिरती जा रही है। कुछ अगर मैंने सर्वे भी किया, कानपुर में पहले स्ट्रेंथ होती थी सिख स्कूलों में 1400 की स्ट्रेंथ थी। आज वही स्ट्रेंथ बच्चों की 700 से नीचे गिर रही हैं। मतलब बर्बर हालत में है सिख ट्रस्ट के स्कूल, टूटी दीवारें हैं। उनको खुद के उनके ट्रस्टीज़ को एआई एजुकेशन या अच्छी एजुकेशन के बारे में नहीं पता। तो वो कैसे इसको मैनेज करेंगे? अगर आप उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी को आगे रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो आप क्या एक्शन लेना चाहोगे कि स्ट्रिक्टनेस कैसे लाओगे? क्योंकि उन बच्चों का भी भविष्य है वहाँ पर। देखिए, ऐसा है, 2 चीज़ें अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी एक गवर्नमेंट की बॉडी है और ये स्कूल अपनी पर्सनल बॉडी उनकी है। इस पे हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जितने प्रबंधक हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए कि इतने बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाबा कानपुर की अगर आप बात करें, बाबा मोहन जी बना के गए, आज उनकी क्या हालत है? जैसे आपने कहा दीवारें टूटी हुई हैं, लाइट कटी हुई है, वॉशरूम खराब है, बच्चे आते नहीं हैं। तो इतनी बड़ी-बड़ी इन जो जो बड़े-बड़े हमारे यहाँ सिखों के धार्मिक नेता हैं, उनको बैठना चाहिए और कैसे इसको रिफ़ॉर्म करें, इसकी उनको चिंता करनी चाहिए। हम लोग इसमें उनकी मदद कर सकते हैं, वो सरकार से क्या मदद चाहते हैं, उसकी हम लोग मदद तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचना इनको ही पड़ेगा। तो कैसे हो सकता है? बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि शासन में रह कर के बहुत चीज़ें हो सकती हैं एंड आप ऑलरेडी ये शासन की बॉडी नहीं है। ये जो जो प्रबंधक की कमेटी है, ये तो प्रबंधकों की कमेटी तय करे आपस में। तो उनको गाइडेंस लेटर या वो इंस्ट्रक्शन सरकार लेटर्स आप वो सरकार इश्यू नहीं कर सकती है, वो इनको ही करना पड़ेगा। ये लोग आपस में बैठे बात करें, जो सरकार से सहयोग हो, वो माँग सकते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि चलो आप गवर्नमेंट से नहीं कर सकते हम। ये हेल्प चाहिए तो एड आप प्रोवाइड कर हाँ, सकते हो, बट आप सिख लीडर भी तो हो। ये सिख लीडर हैं, इसके लिए इससे हट के हम लोगों ने कई बार बात की भी है कि वहाँ पे जैसे कॉलेज है, एक समय के बाद खाली हो जाते हैं 5-3 बजे के बाद। हम लोग क्लासेस अपनी कमिटी के लोगों के लिए कैसे चला सकते हैं अलग से, जिसकी फीस जैसे मान लीजिए अभी दिन वाले में 2000 रुपये, उस दिन 200 रुपये हो, कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकते हैं। पर इस पे काम चल रहा है, जल्दी कुछ ना कुछ इस पे भी बात करके किया जाएगा। तो मैं आपसे फिर से पूछूँगा, मतलब मैं आपसे पूछूँगा, तो जब जो सिख इंस्टीट्यूशन रह गए हैं, जो सिख कम्युनिटी रह गई, या ये अब सिर्फ़ लेगेसी नाम पे काम कर रही हैं या एक्चुअल में अब काम कर रही हैं? क्या इनका कोई विज़न है? मुझे लगता है कोई विज़न नहीं है। इन लोगों का अगर विज़न हो, तो और हम लोग के बाद की आए संस्थाएँ, वो आज बहुत आगे निकल गई हैं। एजुकेशन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, और हम लोग आपस में कहीं न कहीं मिस गाइडेंस समझ लीजिए या मिसकम्युनिकेशन समझ लीजिए, उस कारण से बैठ ना पाने के कारण इसकी हालत खराब होती जा रही है। इसके बारे में कुछ जल्दी सबको सोचना पड़ेगा। बिकॉज़ आज की डेट में मैंने देखा है कि गुरुद्वारों में जो मेजर गुरुद्वारेज़ हैं, जो मतलब ऐतिहासिक गुरुद्वारे, वहाँ तो यूथ जाता है, श्रद्धा भाव से जाता है, या बंगला साहिब ले लो या आप गुरुद्वारा कागम्स ले लो, वहाँ पे कहीं न कहीं सेल्फ़ी खिंचाने तो चला जाता है।
बट जो बाकी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे यूथ नहीं दिखता। और अगर ऐसा ही रहा, कमिटीज़ का ऐसा लेगेसी नेम ही चलता रहा, तो यूथ तो है ही नहीं, तो आगे रिप्रेजेंट कौन करेगा? ये बहुत चिंता का विषय है। और मेरी कई गुरुद्वारे के प्रबंधकों से बात भी हुई है। इस पे एक मेरा सुझाव भी था उनको कि जो हमारे स्कूल्स हैं कानपुर के, एक ऐसा पीरियड हो कि उस समय जब गुरुद्वारे में कीर्तन चल रहा हो तो वो बच्चे उस पीरियड को पूरा 45 मिनट का वहीं पे अटेंड करे जाए, गुरबाणी सुने, कथावाचक उनको कथा सुनाए, ताकि वो इंस्पायर होगी उस पीरियड के अलावा भी जब छुट्टी हो तो गुरुद्वारों में जाके सुने, ताकि जो आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि आगे वाली पीढ़ी कौन चलाएगा, तो उसी में से लोग निकले। ये चाहिए हम लोगों को, ये जल्दी से जल्दी हो कि जो भी सिख स्कूल है जहाँ पे हमारी मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं उसके पास के गुरुद्वारों में एक गुरबाणी का सुनने का पीरियड हो और अर्थ बताने का पीरियड हो। 45 मिनट में अगर 25 मिनट गुरबाणी हो रही है तो 20 मिनट उसको अर्थ बताने का हो, ताकि लोग बच्चे इंस्पायर हों और अपने आप गुरुद्वारे जाना चालू करें। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। अभी बीच में हम एक बात कर रहे थे, आपने एक गुरबानी से एक रिलेटेड एक चीज़ बोली थी कि इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुच्चार, चार मुँह तो क्या हुआ जीवित कई हजार। आपके एक रील में भी बहुत वायरल है। मतलब वो देश के बड़े-बड़े लीडर्स हों या बड़े-बड़े सेलिब्रिटी फिगर्स हों, इवन अनुष्का शर्मा और मिक्का सिंह, इन लोगों ने वो रील शेयर करी। मैं कुछ ये जानना चाहता हूँ, जो वो रील है, क्योंकि आप मिले पूजनीय महाराज प्रेमानंद जी से और आपने वहाँ जैसे ही आप एंटर होते हो उनके दरबार में, आपने यही शब्द कहे। वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आप प्रेमानंद जी महाराज जी से मिले थे? देखिए, उनसे मिलना एक मेरी किस्मत मैं अच्छी कहूँगा कि उनके दर्शन हुए। और जब मैं उनके दर्शन करने गया और मैंने उनको 4 साहिबजादों का फ़ोटो दिया और बताया कि कैसे-कैसे गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार इस पूरे माह अलग हो गया और कैसे 2 साहिबजादे चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए, कैसे 2 दीवारों में छुड़वा दिए गए। तो मैंने उनसे कहा था कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, 4 मुँहे तो क्या हुए जीवित कई हजार। तो जो उन्होंने जो बोला था मुझे लगता है कि वो एक संत, एक सच्चा संत ही हो सकता है कि आज जो मैं पूजा कर रहा हूँ, हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, इनकी कुर्बानियों के कारण कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है। आज प्रेमानंद जी ने हज़ारों लोगों का जीवन, हज़ारों क्या लाखों लोगों का जीवन चेंज कर दिया है। और जब वो ये वर्ड बोल रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट हर वर्ग पर पड़ा। तो एक बहुत अच्छा अनुभव था और मुझे लगता है कि वो वाक़ई में ही एक देव स्वरूप है, जिनके हम लोगों ने दर्शन किए और वो हमेशा ही अच्छी बातें बोलते हैं। और उनकी बात तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती है कि आप सिमरन करो, आप जिस जगह पैदा हुए हो, तो आप राधा, राधा ना करिए, तो आप वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु करिए। तो वो किसी भी चीज़ को वो नहीं करते कि आप नहीं, ये नहीं, यही करिए। उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी है और उनसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि जो एनर्जी थी, वो और बढ़ गई। ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते रहे तो मुझे लगता है कि जीवन धन्य हो जाएगा। मैं देख रहा था वो रील में, जो पूरा वीडियो देखा मैंने एक्चुअली, जब आप उनको 4 साहिबज़ादों की तस्वीर दे रहे थे, तो उनके जब हाथ वो रख रहे थे, फेर रहे थे, जैसे मतलब महसूस कर रहे हों। उनकी आँखों में न आँसू भी थे, भीगी हुई थी उनकी आँखें और वो कह रहे थे ये पुत्र हैं गुरु साहब के। और वो खुद कहते हैं कि सिखों ने मतलब इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि गरम तेल में उबाले गए, गरम पानी में जला दिए गए, शरीर आधा काट दिया गया, ऐसी कुर्बानियाँ किसी उसमें नहीं है। तो वो उनके अंदर से ना वो पेन दिखता है, वी कुड सेंस एनर्जी फ़ील होती है। कुछ और बताओ वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था कि एंटर कर रहे हो या माहौल कैसा रहता है वहाँ पे, एनर्जी कैसी रहती है? वहाँ की एनर्जी जैसे लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हो। वहाँ की एनर्जी स्वर्ग जैसी है। मैं तो स्वर्ग कभी गया नहीं, लेकिन जैसा मैंने सुना है, वहाँ की एनर्जी स्वर्ग जैसी है। चारों तरफ पॉजिटिव, जो वहाँ की मैंने एक चीज़ देखी, वहाँ की जो आप देखिए जो इस समय चिड़िया गायब हो गई हैं, जो उड़ती थी पहले। स्पैरो? हाँ, वो हाँ, हाँ, वो वहाँ थी। वहाँ के जो कबूतर थे, वो मुझे लगता है ऐसे व्हाइट कबूतर मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखे। सारी चीज़ें दिव्य लग रही थी वहाँ की, कि स्पेशली जैसे भगवान ने अलग से बना के भेजी, क्योंकि वहाँ पे इतनी
प्रवचन जो होता है वो एक पॉजिटिव प्रवचन होता है, किसी की बुराई नहीं होती है, और उस दरबार में सच्चाई बताई जाती है, चाहे आप कोई भी हो, एक्स वाई जेड। वहाँ पे आप क्या हो उससे मायने नहीं है, वहाँ पे आप जाओगे आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी। तो जो वहाँ का पॉजिटिव ऑरा है वो प्रभु कृपा से ही वहाँ जाने को मिल सकता है। मेरे पास वाहेगुरु की कृपा थी, जो मैं वहाँ पहुँचा और उनके दर्शन किए और साहिबजादों के बारे में मुझे बताने का मौका मिला। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि जल्दी वहाँ पे कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि महाराज जी को उनके शिष्य जो हैं वो सवाल बताते हैं और वो उसका आंसर देते हैं। आपको मौका मिला कि आपका उनसे वार्तालाप हो पाया। वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था, मैंने बताया कि मुझे लगा कि जैसे कोई गुरुओं की शक्ति आ गई हो। आपने कहा उनके सामने कोई बोलने, और उन्होंने पूरी बात को बहुत ध्यान से सुना। पहले मेरी बात को पौने 2 मिनट तक ध्यान से सुना, मैंने टाइम नोट कर रहा था, बाद में देखा, और उसके बाद उन्होंने इसमें 2 डेढ़ 2 मिनट बोला। तो एक ये प्रभु कृपा थी, वाहेगुरु की कृपा थी, जो मुझे ऐसा मौका मिला कि मैंने अपनी बात रखी और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। ये बहुत वाहेगुरु की ही कृपा थी। तब वो 60 सेकंड्स भी ना मुझे लगता है 60 मिनट के बराबर हैं हुँ। या 6 जन्म के बराबर हो सकते हैं, जब आप ऐसी एनर्जी में जाते हो। इसका कोई मोल नहीं है, अनमोल थे वो, जो कभी-कभी वाहेगुरु की कृपा से हो जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप उस माह में उनसे मिलने गए, पौ के माह में आप उनसे मिल रहे हो, 4 साहिबज़ादों के बारे में बता रहे हो। वो मैसेज बहुत लोगों तक पहुँचा है, साहिबज़ादों का जो शहादत है, जो हमारे गुरुओं की शहादत है। क्योंकि मेन तो ये है कि सिख कम्युनिटी को तो पता है, बट हमारा सक्सेस या हमारा धर्म का प्रचार तो तब होगा जब और कम्युनिटी के लोग जानेंगे। सो उनके थ्रू मैंने देखा उस रील पे कम से कम 2.5 से 3 करोड़ व्यूज़ सिर्फ़ सिंगल उन्हीं की रील पे हैं। और वो जब रीशेयर्स हुए हैं, पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने देखा होगा। तो आज साहिबज़ादों के इतिहास को हम आप क्या बताएँगे ज़माने को, मतलब ये सब वो क्या कहते हैं, हनुमान जी की मूवी आई थी, देवी योजना या ऐसे कुछ बोला जाता है ना, ये सब अपने आप समीकरण बैठ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, जो अच्छाई है ना, मैंने आपको बताया था, जब फैलती है उसकी सुगंध, तो बहुत तेज़ी से फैलती है। कोई चीज़ दबा के रखी जा सकती है। हम लोग का प्रेमानंद जी के पास पहुँचना, ये वाहेगुरु की कृपा थी, और वहाँ पे उनसे बात करना, ये भी वाहेगुरु की कृपा थी, अकाल पुरख की कृपा थी, और उसके बाद ये वायरल होना भी अकाल पुरख और वाहेगुरु की ही कृपा थी। जिसके कारण गुरुओं का संदेश कहीं न कहीं गुरुओं ने और अकाल पुरख ने हम लोगों को उसका माध्यम बनाया, और उसके माध्यम से हुआ। तो ये एक कृपा थी जिसके कारण हो पाया ये। ऐसे संत से मिलना और उसके बाद उस संत की वाणी पूरी दुनिया में फैल जाना, ये वाहेगुरु की कृपा थी। फिर मुझे लगता है कि सब लोग मानते हैं कि मान लीजिए चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं या किसी बड़े सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, तो बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि कृपा हो गई और फ़ोटोज़ डालने लग जाते हैं। बट जहाँ आप किसी देवी पुरुष से मिलते हो, जो संत महात्मा है, जो सिर्फ़ पॉज़िटिविटी की बातें करता है, तो वो असली सौभाग्य है। और ये गुरु कृपा से ही संभव है। एक एग्ज़ाम्पल मेरे साथ ऐसा हुआ था। आप तो उनसे पर्सनली मिले हो, आप जानते भी हो, जो हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, गुरमीत सिंह। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो बहुत से लोग मिलते हैं, सब मिलते हैं। हर बंदा बताता है मैं इनसे मिला, ऐसे वाला फ़ोटो खिंचाते हैं और बहुत बातें करते हैं कि हर बंदा जब बैठता है बताता है मैं इससे मिल रहा हूँ या इस पोज़ीशन पे हूँ ऐसे। बट मैंने एक चीज़ उनके साथ एक नोटिस करी है कि वो कभी भी पॉलिटिकल बात नहीं करते। जब भी बैठो कोई बात कर रहे हो वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और अपने आर्मी से रिलेटेड बात करते हैं। तो ये क्वालिटी मैंने उनके अंदर एक नोटिस करी है कि वो हमेशा कोई भी पॉलिटिकल बात छेड़ते भी हैं, तो वो उसको टर्न करके सीधा स्पिरिचुअलिटी पे ले आते हैं। मैंने भी उनकी जितनी स्पीचेस सुनी है, अभी 350वें शहीदी पर उन्होंने अपने राजभवन में एक कार्यक्रम किया था अभी 1 महीने पहले। तो उसके बाद उन्होंने 350 का मतलब बताया था। वो भी एक अद्भुत चीज़ थी कि त्रिनेत्र, 3 से त्रिनेत्र, 5 से पंच परवान, पंच प्रधान, जो गुरबाणी में है, और जीरो का मतलब ब्रह्मांड। जिन तीनों का हम लोग मिल के बना रहे हैं, तो उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की जो पावर है, और जो बोलने का, जब वो बोलते हैं तो खो जाते हैं, मैंने देखा है। फिर वो लगता है इस दुनिया में रहते नहीं, वो फिर वो स्पिरिचुअल में चले जाते हैं। और जो उनका बात करने का एकदम ढंग है, एकदम जोश वाला, मिलिट्री वाला, वो भी अपने आप में अलग अपने आप में अलग है। अच्छा, जैसे कुछ चीज़ें मुझे आप पर्सनली बताओ
जैसे आप बहुत सेलिब्रिटीज़ या रिनाउंड फिगर से ही मिलते हो, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आपके पर्सनल कनेक्शंस हैं और मंत्रिमंडल में भी आप उनके साथ, उनसे मिलके कैसा एनर्जी फ़ील होता है आपको? जैसे नॉर्मल ऑडियंस उनको सिर्फ टीवी स्क्रीन पे देख पाती है, लेकिन आज हम पर्सनली बैठे हैं, सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर एंड कि जब महाराज योगी आदित्यनाथ जी से आप पर्सनली मुलाकात करते हो, उनके साथ किसी टॉपिक पे बात करो, तो कैसा एनर्जी फ़ील रहता है उनके साथ भी? जो उनके अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अंदर जो मासूमियत है, वो एक गुरु कृपा से ही आ सकती है। मैं जितनी बार मिला हूँ, उनका एक ऑरा आध्यात्मिक वाला है। राजनीति वाला तो है, आध्यात्मिक वाला भी। सुबह 3 बजे सुबह उठ जाते हैं। जो 3 बजे उठ के स्नान ध्यान करके भगवान का नाम लेगा, तो उसका ऑरा तो बहुत अच्छा होगा ही। और मैं जितनी बार मिलता हूँ, तो उनके चेहरे पे मैंने मुस्कुराहट के अलावा आज तक कभी कुछ नहीं देखा। और जो गुरुओं के प्रति प्रेम देखा है, तो उसको तो देख के मुझे लगता है कि आप रो दोगे। मतलब जो इतना रिगार्ड करते हैं, मतलब एक-एक चीज़ का। मैं पहले आपको पहले भी आपके इस शो में आया था, जब 2018 में पहली बार हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, तो मैं तो सिर्फ़ उनके बाद इसलिए गया था कि एक वो हरी झंडी दिखा दें, हम लोग बाबा नामदेव गुरुद्वारे से एक यात्रा लेके अयोध्या जा रहे थे। इतनी ही सी रिक्वेस्ट थी, उन्होंने कहा बाहर जाके बाहर बैठिए, तो मुझे लगा मैंने गलत बोल दिया है कुछ। उसके बाद तुरंत उस समय होम सेक्रेटरी श्री अवनीश अवस्थी जी जब आए, बोले कि आज तक 5 कालिदास मार्ग में गुरु के चरण नहीं पड़े। तो ये कितनी बड़ी बात थी। उनका जो प्रेम है गुरुओं के प्रति, वो अद्भुत है मुझे लगता है। और ये भी है, और मोदी जी का भी ऐसा ही है। मैं उन्हीं पे आ रहा था अभी। वो जब ये लोग बोलना चालू करते हैं, तो इनको 2% से मतलब नहीं है। ये लोग डूब जाते हैं फिर उसमें, क्योंकि जो इतिहास है हमारा गौरवशाली इतिहास, वो देश धर्म की रक्षा के लिए है। जर जोरू जमीन की रक्षा के लिए नहीं है। तो जो ऐसा आपका इतिहास होगा, तो कोई भी इंस्पायर होगा। और इसको लोग कैसे कहाँ जोड़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये दोनों शख्सियतें जो है, वो अनमोल है, अद्भुत हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी शख्सियतें होना, हम लोग इनके शासनकाल में अगर हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुमटी गुरुद्वारे आए कानपुर में, आप उस कार्यक्रम के संयोजक बने और पर्सनली आपसे उनकी पहले भी मुलाकात हुई, बट अभी रिसेंटली की मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो तब कैसी एनर्जी रहती है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप मिलते हो? इन लोगों से मैंने कहा मिलते ही ना, मतलब इनका जो ऑरा आप पिक्चरों में देखते हो कि ऑरा चेहरे के चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा होता है। वो आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म कर देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी मिलते हैं, तो वो पहले आके आपका पूरा नाम पूछते हैं, क्या करते हो ये पूछते हैं। इतना बड़ी शख्सियत जो करोड़ों लोगों से मिलता हो, और वो ऐसे तरीके से जब मिलता है, और वो जो 2 3 4 5 सेकंड होते हैं, उससे मुझे लगता है कि सालों की एनर्जी मिल जाती है काम करने वालों को। और उसके बाद वो लोग अच्छे से काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए। ये बात बिल्कुल सही है बिकॉज़ मेरा एक फ्रेंड है मुझसे कह रहा था, एक बार हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे। कहता है कि दुनिया कितने लोग हैं दुनिया में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट हैं। उनको बददुआएँ भी देते ही देते हैं। बट तब भी देखो कितने हेल्दी फिट हैं और कितने ही लोग हैं जो उनके लिए कहते हैं कि मेरी उम्र भी उनको लग जाए। मैंने अभी आपको इससे तो वो ऑरा की जो आपने बात करी ना, वो ऑरा की ही मैं बात कर रहा हूँ, कि चमक है, वो पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है देखिए कि वो 4 सेकंड आपको 4 साल लगेंगे। 75 की एज में हम लोग आज थक जाते हैं थोड़े से काम, वो मैंने आज तक एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली। और किसके लिए कर रहे हैं, उनके आज भी देखिए परिवार कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, देखिए आप। कहीं कोई सरकारी लाभ नहीं है। अभी उनकी माताजी का देहांत हुआ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक नगर निगम की, मतलब पर्सनली गाड़ी से उस पे बैठ के गए, देश का प्रधानमंत्री। कितनी बड़ी बात है ये, मैसेज कितना बड़ा है ये लोग नहीं समझ सकते हैं, वही समझ सकता है जिसको जी रहा है। उनके लिए कोई कमी थी गाड़ियों की? उनकी माँ उसी नगर निगम की गाड़ी में गई। जब कोविड चल रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत हुआ। वो कोविड के कारण नहीं गए, देश 24 करोड़ लोगों के कारण नहीं गए। तो ऐसे संत, महापुरुष, धर्मात्मा जो आए हैं, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा है जो उनके राज में हम लोग रह रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको इसी बीच में, कि
कानपुर में बहुत सिख समाज के लोग हैं, लखनऊ में बहुत है, लेकिन पूरे इंडिया में कई जगह ऐसी हैं जहाँ सिखों के 2 घर हैं, 4 घर हैं, 5 घर हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारा मान बढ़ गया है। हम लोग जब सड़कों पे निकलते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये वही सिख लोग हैं जिनके लिए मोदी जी और योगी जी गुरुद्वारे जाते हैं। एक जो मान लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, पंजाब छोड़ दीजिए आप, जो ये मान मिला है सिखों को, वो उसका कोई मोल नहीं। कोई मोल नहीं है। सो वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट नाउ। यूथ के लिए भी मैसेज हो आपके लिए? यूथ के लिए मैसेज यही है कि आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करिए, पॉजिटिव सोचिए, किसी को काटने के बजाय आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस पे विचार करिए। अपनी लाइन बड़ी करिए, किसी दूसरे की लाइन मत काटिए। अगर आपकी लाइन बड़ी करने की क्षमता होगी तो जो एक शक्ति दिखती नहीं वो आपकी मदद करती है और वो आपको आगे बढ़ाती है। सो वंस अगेन थैंकिंग यू सर, सेलिब्रेटिंग द सेकेंड ईयर एनिवर्सरी विद यू। एंड हमें बहुत अच्छा लगा, आज काफ़ी चीज़ें हमने कवर अप करी एंड डीप में भी कवर करी, जिससे शायद व्यूअर्स को कुछ फ़ायदा मिले, उनकी आंखें खुले एंड जो कुछ मिथ्स हैं वो डिबंक हो सकें। हमारी कम्युनिटी में कुछ सवाल थे जो हमने आपसे पूछे, एंड अगर भूल चूक हो गई हो कि छोटा मुँह बड़ी बात अगर आपसे हो गई हो, तो उसके लिए वी आर रियली रियली सॉरी फॉर दैट। मतलब बिकॉज़ कम्युनिटी के कुछ सवाल रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम नहीं पूछेंगे, बट हो जाता है पूछने में शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, लैंग्वेज गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए वी आर पूछने चाहिए और जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। सो आज आपका फीडबैक कैसा रहा शो के लिए? देखिए, आरएसटी शो में मैं पहले भी आया और आज दोबारा आया हूँ। मुझे लगता है कि जैसे पहले मैं किसी ऐसे गाँव में आया था जहाँ पे सड़कें नहीं थी और घर नहीं था, मकान नहीं था। लेकिन आज जब 2 साल बाद आया हूँ तो इतनी जल्दी प्रोग्रेस, 2-2 राज्यपाल के साथ कार्य करना, बड़े-बड़े ओलंपियंस के साथ काम करना, राजनेताओं के साथ काम करना और स्पिरिचुअल लोगों के साथ काम करना। और ऐसा नहीं है कि सामने आप वही बोल रहा है, आपको जब आप बात करते हो तो आपको उससे ज़्यादा नॉलेज रहती है। ये इस शो की मुझे लगता है कि पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। ये आगे जाके वर्ल्ड का एक बड़ा आरएसटी शो बनेगा। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, लिटरली वी आर रियली ब्लेस्ड। बस ये जो आपने कहा ना कि आप पॉजिटिव सोचो, मेरा तो ये मानना है कि मैं जो मुझे इस नॉलेज मिली है, मुझे अगर कुछ थोड़ा-सा भी स्किल दिया ऊपर वाले ने, वो मेरे अकेले के लिए नहीं दिया। मैं अब ये सोचने लगा हूँ कि कैसे मैं इसको लोगों को स्प्रेड कर सकूँ, कि लोगों तक कोई अच्छी बात सिखाऊँ। कोई मेरे अंदर स्किल है, रोज़ी-रोटी के लिए तो बहुत से साधन है हमारे पास। घर से वेल वर्स्ड हैं, पहले अच्छी नौकरी थी मर्चेंट में, लाखों की तनख्वाह भी होती। अभी भी अच्छा कमा खा रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब हर फील्ड में कहीं भी हाथ ट्राई किया तो ऊपर ने सक्सेस बहुत जल्दी दी है। बट एक चीज़ रियलाइज़ हुई समय के साथ, ये तुम्हारे अकेले के लिए नहीं दिया है। आपको दिया है कि इसको आपको देना है सबको, तो ये और बढ़ेगा और वो बढ़ रहा है। बस अब यही लगता है, इसी पर्पस ढूँढ रहे थे, फिर सोचा कि करते रहो, पर्पस अपने आप मिल जाएगा। तो वो खोज में ही मिल रहा है। सो बस यही मानते हुए अपना कार्य कर रहे हैं सर। सो एक बार आप बोल दीजिए आरएसटी शो को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करने के लिए। जी, एक बार आप लोग सभी लोग जो यूथ है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग अगर यूथ को नहीं बढ़ाएँगे तो कौन बढ़ाएगा? आप लोग आइए आरएसटी शो पे, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो आपके सुझाव हों इनके आप वेबसाइट पे, यूट्यूब पे डालिए ताकि और अपने आप को इम्प्रूव करके समाज को कुछ अच्छी सोच दे पाएँ। नमस्कार।